ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 विच इज़ फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो पहले वाले पार्ट में हमने बाकी के 3 स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन देखे थे। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फोर्थ मेथड और फोर्थ स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, या फिर मेथड हम बोल सकते हैं, चौथा मेथड। तो दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप ये वाला जो मेथड है ना इसको ध्यान से दोनिएगा, क्योंकि इसमें सारे बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होता है कि भूल जाते हैं कि किसका हमें प्रोडक्ट लेना है, किसका हमें एडिशन में आंसर लेना है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखना। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब हमें इस एग्जाम्पल को लेके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब लगाते हैं, जब हमारी बाकी की जो तीन आइडेंटिटी हमने सीखी थी ना, और उससे पहले हमने कॉमन एरर मतलब कॉमन टर्म वाला सीखा था, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें ना काम आए, रीग्रुपिंग भी ना काम आए, तब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास जितने क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको उन सारे क्वेश्चन में देखना होगा क्या ये कॉमन टर्म से हो सकता है, क्या ये आइडेंटिटी से हो सकता है, क्या ये रीग्रुपिंग से हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो आप दूसरी चीज़ें अपनाइए, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से सारी चीज़ों को, सारे मेथड्स को चेक नहीं, मतलब आप माइंड से ही चेक कीजिए कि अगर आप कि ये वाला मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारी आइडेंटिटी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसको कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब जो मिडिल टर्म है ना आपके पास, उसको आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, ताकि आपका जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है सिर्फ। तो इसका इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है इसका, ये प्रोसेस होता है जो आपका लास्ट नंबर एंड जो आपका फर्स्ट मतलब जो आपका लास्ट टर्म होगा और जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एंड फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट टर्म में नंबर गिवन है उन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो लिख लेना होगा। हमने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है ना, आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है, मतलब उसके फैक्टर्स निकाल के उसे ऐसे स्प्लिट करना है जिससे क्या हो ना, अगर आप उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करो, अगर आप उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करो तो ये नंबर आ जाए। अगर आप उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये वाला नंबर आ जाए जो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमने निकाला है। क्या बोला यहाँ पे मैंने, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है उसके फैक्टर्स की मदद से कि अगर आप उन दोनों फैक्टर्स को, मान लो क्या है, एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, अगर आप इन्हें प्लस करो तो ये आ जाए, 5x आ जाए। अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अगर आप उन्हें f1 इंटू f2 करो तो क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, प्लस करें तो क्या आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे इसके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 5x है ना इसको आप साइड में लिख लो, 5x के फैक्टर्स निकालो। तो 5x के फैक्टर्स आपने निकालोगे ना, तो बस 5 के फैक्टर्स निकालो। तो लाइक 5 के फैक्टर्स निकालो, ऐसे निकालो जैसे कि मान लीजिए 3 1 3, 3 2 6, तो 6 हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको आप प्लस करो तो 5x आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को तो एक फैक्टर पता है, दैट इज़ 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 2 इंटू 3। तो ये मैंने एक फैक्टर निकाला है। अब आप लोग सोच रहे हो 3 इंटू 2 तो 6 आता है। हाँ, तो 6 ही तो हमें चाहिए। ऐसा मैंने बोला ना कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए और जिन्हें मैं प्लस करूँ तो ये आ जाए, है ना। तो अगर ये मैंने निकाला 2
इंटू 6, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 होता है। एंड जब मैं 3 + 2 कर दूंगी तो 5 आता है। एंड अगर मैं इनके बगल में x लगा दूँ तो ये काम आ जाएंगे हमारे इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हमें ऐसे ही फैक्टर्स को अच्छे से मेमोराइज करके निकालना पड़ेगा खुद से, ओके, अपने माइंड में सोच के कि जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आंसर आएगा और जब मैं प्लस करूँगी तो ये वाला आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 1 इंटू 6, तो जो मैंने 1 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो मेरा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लूँगी। किसी किसी में 6 रहते, किसी किसी में कुछ नंबर्स रहते, तो आपको यहाँ पे 1 की जगह वो कोएफिशिएंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा x² है वो तो एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस का साइन भी एज इट इज़ रहेगा। अब आपको ये जो 2x और ये आपने 3x निकाला है, आपको यहाँ पे इस 5x की जगह लिख देना है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे 2x + 3x, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे जब आप 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा और 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। हमारा ये प्रूफ कर रहा है। फिर प्लस में जो 6 है उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब आपको मिडिल टर्म करने के बाद इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म करने के बाद आपको रीग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रीग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। तो पहले वाले में आप देखो क्या कॉमन है, पहले वाले में सिर्फ एक x कॉमन है ना, इसमें x² है, इसमें 2x है, तो दोनों में से x ले लेते हैं। जब हम दोनों में से एक x ले लेंगे तो क्या होगा, इधर एक x बचा ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पे x लिख दूंगी, फिर इधर प्लस कर देंगे। फिर 2x में से अगर हम x ले लिए तो 2 बच जाएगा, तो 2 भी हमने लिख दिया। और अगर आपको ये जो रीग्रुपिंग मेथड सीखना तो आप पार्ट नंबर 1 में जाके देख सकते हो, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको 3x और 6 में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जब हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 इंटू x, ये क्या होगा 3x का होगा, और जो 6 है 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 का फैक्टर 3 2 ज़ा 6, तो 6 के फैक्टर्स ये हो गए। तो इसमें 3 क्या है, कॉमन है, तो एक 3 ले लेंगे, और जब हमने 3 लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो x लिख देंगे। तो हमने जब 6 में से हमने 3 लिया तो 2 बच गया, तो 2 लिख देंगे, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा, आप x + 2 दोनों में देख रहे हो तो x + 2 आप लिख दो कॉमन, फिर x + 3 लिख दो, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। सो ऐसे ही इसी मेथड से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। क्या बोला मैंने, आपका जो फैक्टर नंबर 1 होगा वो क्या, अगर आप उसको फैक्टर नंबर 2 से प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये मिडिल वाला आना चाहिए, ठीक है, 5 यहाँ पे आना चाहिए। एंड अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमारा लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट का जो प्रोडक्ट आया है वो आना चाहिए, ओके। सो ये हमने क्या देखा अबाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो अब हमने क्या देखा, अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, फैक्टराइज मतलब वही मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स निकालना है ना। अब हम लोग डिवीजन के बारे में डिस्कस करते हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ा ही है, तो अब उसमें हमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स जो एक टर्म होता है, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म होते हैं, एंड पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो ये हमने देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम मोनोमियल बाय मोनोमियल डिवाइड करते हैं, मतलब एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं इस मतलब जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसको हम कैसे डिवीजन, मतलब इसका डिवीजन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिवीजन में लिखा है तो आपको इस तरीके से लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 6x³ एंड 2x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये तो हमें पता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो ये 6x³ है ना, इसको हम क्या कर देंगे, नॉर्मली लिख देंगे। जैसे नॉर्मली मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 6 ही लिख देते हैं यहाँ पे। एंड जो x है, x के ऊपर क्या है, क्यूब है, क्यूब मतलब x यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे फिर से कर देते हैं मैंने x, और यहाँ पे देखो x इंटू क्या हो रहा है, x इंटू x इंटू
एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्स है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या है 2x, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x और मतलब इन दोनों को क्या कर दिया ना, थोड़ी सी फैक्टर वाली फॉर्म में लिख दिया, एकदम नॉर्मल फॉर्म में। मान लो किसी के ऊपर क्यूब लगा है तो आप उसको नॉर्मल एक्सपैंड करके एक्सपैंडिंग फॉर्म में आप यहाँ पे सबको लिखना है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक x को दूसरे x से काट सकते हो, है ना, कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ से आपको जैसे डिवीजन में हम कैंसिल आउट करते हैं ना, वही करना है। फिर आप यहाँ पे क्या स्टेप अपनाओगे, 6 और 2 को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, देन 2 3 ज़ा 6 हो जाता है ना। तो ये आप ये देख सकते हो, नीचे वाला हमारा 1 में 1 आ गया है, तो 1 तो नीचे मानते हम लोग है नहीं, एंड जो x है हमारा वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसका अंदर नीचे कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो क्या हो जाएगा ये 3x, तो 3x क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, मोनोमियल बाय मोनोमियल। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को मोनोमियल से करते हैं। इसका मतलब 3 और मोर टर्म्स जैसे एक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग 1 टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवीजन करते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो 24x² yz प्लस xy² प्लस xyz² ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय x y z, ठीक है। इससे डिवाइड हो रहा है हमारा 8xyz से डिवाइड हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो जैसे मैंने बोला डिवीजन को आप और कैसे लिख सकते हो, डिवीजन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। डिवीजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 24x² yz, फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लस xy² प्लस xyz², ठीक है। फिर ऐसे आपने लिख दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे और डिवीजन एक्स टाइप से नहीं लगाना है, आपको मतलब नीचे लगाना है, ठीक है। फिर x y एंड z, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इस फॉर्म में। अब आपको क्या करना पड़ा, आप डायरेक्टली 8 और 24 को तो मतलब डिवीजन कर नहीं सकते हो, ओके। भले ही वो आते हैं लेकिन फिर भी आप इसको डिवीजन डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ओके। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x y z है तो वहाँ तो x y z है ही नहीं, है ना। तो दोनों में होने चाहिए। अब करके देखते हैं हम लोग, अब करके देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो x y z और x y z तीनों में है, भले ही किसी में स्क्वायर है किसी में नहीं है, ठीक है। तो x y z तो सब में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए हम यहाँ से ये निकालेंगे 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब में से हम लोग x हमारा जो इन सब में से हम लोग क्या लेंगे, इन सब में से हम लोग लेंगे x y z को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इन सब में से हम लोग x y z को कॉमन ले लेंगे इनमें से, ठीक है। x y z को जब हमने कॉमन लिया, कौन से मेथड से हमने इसमें से कॉमन लिया, हमने लिया कॉमन टर्म मेथड से। x y z सब में आ रहा है आप देख सकते हैं, तो x y z हमने कॉमन ले लिया है। अब हम लोग देखते हैं जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या है इसमें, देखते हैं। जब हमने इस वाले x² yz में से xyz कॉमन लिया तो क्या बचा इसमें, x² है ना। तो एक y तो चला गया है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ, y तो चला गया है हमारा, z भी चला गया है, और x में से सिर्फ एक ही x गया है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक x बच गया है ना, एक x चला गया और एक x बच गया यहाँ पे। और आप यहाँ देख सकते हो ये एक x चला गया यहाँ पे, ये एक z चला गया, और इसमें से भी एक ये y², इसका मतलब 2 y है, तो इस y² में से एक y चला गया, तो क्या बच गया, एक y बच गया ना, एक y चला गया तो एक y बच गया। फिर प्लस का साइन हम लगा देते हैं। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या है, x y z², x चला गया y चला गया, और ये z² तो 2 होते हैं ना, z इंटू z, तो एक z तो चला गया लेकिन एक z तो बचा है हमारे पास, तो ये भी हमने लिख दिया। तो ये हमारा आगे का प्रोसीजर हो जाएगा। और डिवीजन में तो हमारे पास ये है ना 8x y z, तो अब आप इन सबको कैंसिल आउट कर सकते हो। x y z में से x y z कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर आप 8 और 24 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो 8 और 24 को हम कैसे करेंगे, 8 1 सा 8 3 सा हो जाएगा 24, ठीक है। 8 3 सा 24 हो गया, नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस y
प्लस z हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर। और आप ऐसे ही हमारे जो पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल को आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। लास्ट टॉपिक इज कॉमन एरर्स। ठीक है, सो क्या कॉमन एरर्स होंगे आपके इस चैप्टर में, आपसे हो सकते हैं, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स आप सब लोग करते ही हो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉमन एरर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ब्रैकेट में क्या है x - 4। तो आप क्या करते हो ना, आप डायरेक्टली आप लिख दोगे यहाँ पे, इसका आंसर आप लिख दोगे, इसका आंसर आप लिख देते हो, मतलब बिना मल्टीप्लाई किए आप लिख दोगे x - 4 × 3, आप ऐसे कर दोगे, है ना। आप सिर्फ क्या करोगे ना, जो पहला वाला टर्म है आप उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप इस तरीके से इसे लिख दोगे, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि ब्रैकेट के यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इंटू का साइन है। लेकिन आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्विंग नहीं करनी। अगर आपको इस टाइप का दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × x, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x, फिर माइनस का साइन, 3 4 सा हमारे पास यहाँ पे करना पड़ेगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो ये हमारा आंसर होगा, नॉट दिस। ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, अब एक और हमारे पास कॉमन एरर है। आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो ना, 2x² है यहाँ पे, तो आप क्या कर देते हो ना, 2x² कर देते हो। ऐसे करके आप फर्दर सॉल्विंग करते हो, क्वेश्चन में लिखा है तो। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, गलत वे है इसको सॉल्व करने का। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर 2x² लगा है, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, तब आपको दोनों में स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको 2 के ऊपर भी स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाता है। फिर यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो एज इट इज़ x के ऊपर स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, नॉट दिस। अब लास्ट हमारे पास एक कॉमन एरर है, दैट इज़ 2a - 3, ये ब्रैकेट में है, a + 2, ये भी ब्रैकेट में है। तो आप लोग क्या करते हो ना, इस ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर देते हो, नॉर्मली आप क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म के साथ कर, मतलब जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है इसको इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज़ a। ओके, इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसको इसके, मतलब जो सेकंड टर्म है इसको इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पहले वाला टर्म है ना, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड टर्म है उसको भी फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब जो आपका आंसर रहेगा ना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो दोनों आपके पास गिवन है, इनको आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और मतलब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a ब्रैकेट में a + 2, ऐसे आपको करना है। फिर माइनस का साइन 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास a + 2, इसका मतलब 3 को भी आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2a को भी आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर जब आप इसको इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो तब जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सो ऐसे ही कॉमन एरर्स है जो आपके इस चैप्टर में आते हैं, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो यहीं पे हमारा ये वाला पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, सो हमारे सेकंड पार्ट में हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।